डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोग्राम्स का अध्यापन करवाऊंगा। तो क्रिप्टोग्राम्स को पढ़ने से पहले हम प्लांट किंगडम की एक सामान्य जानकारी का अध्ययन करते हैं ताकि आपको क्रिप्टोग्राम्स और प्लांट किंगडम के दूसरे समूहों को समझने में आसानी हो सके। सर्वप्रथम हम देखते हैं प्लांट के बारे में कि प्लांट क्या है, आप प्लांट को किस प्रकार से एनिमल से डिफ्रेंशिएट करोगे। तो प्लांट मुख्य रूप से मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय एवं यूकैरियोटिक यानी कि सुकेंद्रकी ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपने दो प्रकार की सेल्स पढ़ी होगी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, जिनमें न्यूक्लियस केंद्रक वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, सुसंगठित होता है, वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं, और जिनमें केंद्रक असंगठित होता है वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर बाकी प्लांट्स यूकैरियोटिक होते हैं। अगला इनका मुख्य लक्षण है कि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि ऑटोट्रोपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं। लेकिन कुछ पादप सैप्रोफिटिक भी है और कुछ पादप पैरासिटिक भी है, कुछ मृतोपजीवी भी है और कुछ परजीवी भी है, जैसे कस्कुटा है, ओरोबैंकी है, रेफ्लिएसिया है, ये पादप पैरासिटिक प्लांट है। अगला देखते हैं इनकी वृद्धि के बारे में। तो इनकी जो ग्रोथ है वो लोकलाइज्ड होती है, विशेष स्थानों तक ही सीमित रहती है। पादप का जो मूल का शीर्ष भाग है और जो प्ररोह तंत्र का शीर्ष भाग है, उन पर कुछ विशेष प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, जिन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभ्योतकी उत्तक कहते हैं। इन विभ्योतकी उत्तक वाले क्षेत्रों में ही पादपों में वृद्धि होती है, जबकि जो एनिमल्स है उनके शरीर की सभी कोशिकाएं डिवाइड होकर के वृद्धि करते रहती है। इसके अतिरिक्त इनकी जो वृद्धि होती है वो इनके संपूर्ण जीवन काल में कंटिन्यूस होती रहती है, जबकि एनिमल्स में जो ये वृद्धि है वो एक निश्चित एज के बाद में रुक जाती है। इसके अलावा जो पादपों की कोशिका है उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वह सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, जबकि एनिमल सेल्स में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वह सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है। इनकी कोशिकाओं में एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इनमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, लेकिन एल्गी और फंजाई में सेंट्रोसोम भी पाए जाते हैं। ये आपको राफ्लेसिया और ओरोबैंकी जो पैरासिटिक प्लांट है, पैरासिटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, आवृतबीजी पादप, वो दिखाए गए हैं। राफ्लेसिया के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसका जो फ्लावर है वो सबसे बड़ा होता है और इसमें सड़े हुए मीट के जैसी एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है। ओरोबैंकी भी आपने यदि सरसों के खेतों में कभी गए होंगे तो वहाँ पर ग्रो करते हुए कभी कभार देखा होगा। इस स्लाइड में आपको ये डोडर बेल दिखाई गई है, जिसे कस्कुटा यानी कि अमर बेल भी कहा जाता है। इसमें जो गोल्डन कलर के ये थ्रेड्स हैं वो अमर बेल के ही है। यह भी टोटल स्टेम पैरासाइट होती है, यानी कि दूसरे पादप के स्टेम से अपने भोजन का अवशोषण करती है।
यहाँ पर प्लांट सेल का डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है। इसमें सबसे जो बाहर की तरफ की जो लेयर है वो सेल वॉल, देखिए ये सेल वॉल आपको दिखाई गई है। सेल वॉल से भीतर की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त फोटोसिंथेसिस के लिए ये क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, और सेंटर में एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल केंद्रीय रिक्तिका दिखाई गई है, जिसमें भरा हुआ पदार्थ तरल सेल सैप कोशिका रस कहलाता है, जिसमें एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट विद्यमान रहता है। अब प्लांट किंगडम से आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं आपको A.W. आइकलर द्वारा दिया गया वर्गीकरण दिखाऊंगा। तो जो A.W. आइकलर है, उन्होंने प्लांट किंगडम को क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम 2 समूहों में बांटा। क्रिप्टोगैम ऐसे पादप है जिनमें न तो फ्लावर्स का निर्माण होता है, पुष्पों का निर्माण होता है, और न ही सीड का फॉर्मेशन होता है, न ही बीजों का निर्माण होता है। इसके विपरीत फेनेरोगैम ऐसे प्लांट है जिनमें फ्लावर भी निर्मित होते हैं, या तो फ्लावर बनेंगे या फ्लावर से मिलती जुलती कोई स्ट्रक्चर बनेगी, तथा सीड का फॉर्मेशन भी होगा। क्रिप्टोगैम को आगे 3 डिवीजन में बांटा गया है। पहला डिवीजन है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, और तीसरा है टेरिडोफाइटा। इसी प्रकार से जो फेनेरोगैम है उनको जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी में बांटा है। जिम्नोस्पर्मी को हिंदी में बोलते हैं अनावृत बीजी, और एंजियोस्पर्मी को हिंदी में बोलते हैं आवृत बीजी। और जो थैलोफाइटा है उसको आगे बांटा गया है एल्गी, फंजाई और लाइकेन में। अब इन सभी ग्रुप का हम थोड़ा सरफेसली स्टडी करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं व्हाट इज क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम्स क्या है? तो एक ग्रीक वर्ड है क्रिप्टोस, जिसका मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, और दूसरा ग्रीक वर्ड है गैमस, जिसका मतलब होता है मैरिज, शादी, यानी कि जिनमें छुपी हुई शादी पाई जाती है। इन पादपों में फ्लावर नहीं बनेगा। फ्लावर नहीं बनता है तो आपको एक रिप्रोडक्शन इनमें होता हुआ स्पष्ट रूप से नजर नहीं आता है, लेकिन रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। इस कारण से इनको नाम दिया गया क्रिप्टोगैम्स। इनके मुख्य लक्षणों में हम देखें तो ये फ्लावरलेस एंड सीडलेस प्लांट है, न तो फ्लावर बनेंगे और न ही बीजों का निर्माण होगा। और जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स, बीजाणुओं के माध्यम से होगा। क्रिप्टोगैमी में 3 डिवीजन रखे गए हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। सर्वप्रथम देखते हैं थैलोफाइटा के बारे में। तो जो थैलोफाइटा प्लांट है उसमें जो पादप शरीर है, जो प्लांट बॉडी है, वो थैलस कहलाता है। थैलस का मतलब होता है ऐसा पादप शरीर जो सत्य, जड़, तना और पत्ते में विभेदित नहीं हो। हम जैसे नीम, बबूल, साइकस, इनका प्लांट देखते हैं तो हम इनके पादप शरीर में स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्ती देखते हैं। लेकिन जो थैलस प्लांट बॉडी होती है उसमें हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह तो प्लांट का जो पादप शरीर है उसकी जड़ है और यह तना है और यह पत्ती है, ऐसा विभेदन हम नहीं कर सकते हैं। जैसे ये आपको ये एक ब्रायोफाइट दिखाया गया जिसका नाम है मार्केंसिया। इस मार्केंसिया पादप का शरीर में आप जड़, तना और पत्ती को पहचान नहीं सकते। इसके शरीर को जड़, तना और पत्ती में
विभेदित नहीं कर सकते। तो ये पादप शरीर थैलस है। इसके बाद में अगला लक्षण हम देखते हैं कि ये नॉन वैस्कुलर प्लांट है, असंवहनी पादप है। असंवहनी पादप से मतलब है कि इनमें वैस्कुलर टिश्यू संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। अब संवहन उत्तक आपने पढ़े होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये उत्तक भी यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स है, जो लैंगिक जननांग है, वो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय है एवं नॉन जैकेटेड होते हैं, जैकेट रहित होते हैं। संरक्षी आवरण लैंगिक जननांगों के चारों तरफ नहीं पाया जाता है। इनमें जब लैंगिक जनन होता है तो उसके उपरांत एम्ब्रियो फॉर्मेशन यानी कि युग्मनज का निर्माण भी नहीं होता है। थैलोफाइटा में एल्गी और फंजाई सम्मिलित की गई है। अब हम देखते हैं एल्गी के बारे में। यहाँ पर एक वाटर बॉडी के अंदर, एक जलाशय के अंदर ये आपको एल्गी ग्रो करती हुई दिखाई गई है। आपने भी अपने गांव के तालाब, नहर, नदी, गड्ढों में ग्रीन कलर की ये प्लांट्स वाटर की सरफेस के ऊपर तैरते हुए देखे होंगे। यह एक्चुअली एल्गी या शैवाल है। तो अब इनके लक्षण देखते हैं, शैवालों के क्या लक्षण हैं। तो शैवाल ऑटोट्रोपिक यानी कि स्वपोषी जीव है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अधिकांशतः शैवाल एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, जलाशयों में पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे शैवाल भी है जो स्थलीय आवास में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे शैवाल भी है जो अनयूजुअल हैबिटेट में पाए जाते हैं, असामान्य आवासों में पाए जाते हैं, जैसे गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं, बर्फ के नीचे भी पाए जाते हैं, बर्फ की सतह पर भी ग्रो कर जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन है। अब इनकी कोशिका देखें तो इनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, बीजीए, वह प्रोकैरियोटिक होते हैं। पादप शरीर वही थैलस होता है, यानी कि अभी बताया आपको कि सत्य, जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है। वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। वही जो सेक्स ऑर्गन्स लैंगिक जननांग होते हैं वो यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड एक कोशिकीय और जैकेट रहित होते हैं। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद में एम्ब्रियो का निर्माण, युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। अगली क्लास है फंजाई, जिसको आप फफूंद के नाम से जानते हैं, जो आपने आपके घर में अचार, मुरब्बो जो आप रोटी रख देते हो उसके ऊपर लगी हुई अक्सर देखी होगी। ये देखिए यहाँ पर आपको, ये देखिए इसके ऊपर ये वाइट कलर की कॉटन के जैसी ये आपको फंजाई ग्रो करती हुई दिखाई गई है। तो इनके लक्षण देखें तो ये नॉन क्लोरोफिलस प्लांट होते हैं, क्लोरोफिल नहीं पाई जाता है। तो जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो अपना भोजन भी खुद नहीं बना पाएंगे। और जो जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं और किसी अन्य माध्यम से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी हेटेरोट्रोपिक जीव कहते हैं। अब जो हेटेरोट्रोपिक है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। यदि वह जीव किसी दूसरे जीवित जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो वह पैरासिटिक कहलाता है। और यदि वह किसी मृत कार्बनिक पदार्थ, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन प्राप्त करता है तो वह मृतोपजीवी सेप्रोफिटिक कहलाता है। जैसे फफूंद है, भोजन कहाँ से प्राप्त कर रही है? आचार से। आचार क्या है? मृत कार्बनिक पदार्थ। तो फफूंद क्या हो गई? सेप्रोफिटिक हो गई। कुछ फफूंद ऐसे होती है, कुछ कवक ऐसी होती है जो दूसरे जीवित पादपों या जंतुओं से भोजन प्राप्त करती है, तो वो पैरासिटिक हो गई। इनका सेल ऑर्गेनाइजेशन देखें
तो उसके आधार पर ये यूकैरियोटिक जीव हैं, सुसंगठित केंद्रक इनमें विद्यमान होते हैं। इसके अतिरिक्त इनके जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आनुवंशिक पदार्थ है, वो भी सुस्पष्ट रूप से गुणसूत्रों का निर्माण कर लेता है। इस कारण से ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन वह एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ से निर्मित है जिसे काइटिन कहा जाता है। और इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है, जो संचित भोज्य पदार्थ है, वह ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। क्या आप जानते हो हमारे शरीर के अंदर संचित भोज्य पदार्थ किसके रूप में है? तो हमारे शरीर में भी संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में ही विद्यमान रहता है। पादप शरीर देखें तो क्या आप फफूंद में जड़, तना, पत्ती विभेदित कर सकते हो? आपका आंसर शायद नहीं होगा। तो जब पादप शरीर को जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं कर सकते तो ऐसा पादप शरीर थैलस। तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलस होती है। कुछ एग्जाम्पल देखें कि फफूंद कौन कौन सी होती है। तो राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ये देखिए ये ब्रेड के ऊपर लगी हुई एक फफूंद है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड। आपने ये देखा होगा जिसको आप सामान्यतः सांप की छतरी कहते होंगे। ये भी क्या है? ये भी एक फफूंद है, ये भी एक फंजाई है। इसके अतिरिक्त आपने यीस्ट का नाम सुना होगा, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जिसे कहा जाता है। आपने खमीर का नाम सुना होगा, यह खमीर यीस्ट ही है। जो जलेबी बनाते हैं तो पहले वो आटे को पानी में डाल करके उसको रखते हैं रात भर, फिर उसमें सुबह उससे जलेबी बनाते हैं। तो उस दौरान वो उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया करवाते हैं, किण्वन की क्रिया करवाते हैं, और वह किण्वन इस यीस्ट के माध्यम से ही करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य फंजाई है अस्टिलेगो और अल्टरनेरिया, जिसे आप डिटेल से जब फंजाई पढ़ोगे तो वहाँ पर डिटेल से उसका अध्ययन करोगे। अगला जो प्लांट डिवीजन है वो है ब्रायोफाइटा, और मैं आपको मुख्यतः जब पढ़ाऊँगा तो आपको ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में ही पढ़ाऊँगा। तो ब्रायोफाइटा के बारे में देखें तो जो एल्गी था, जो शैवाल था, वह तो जल के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता था। मुख्यतः कहाँ रहता था? जल में। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, उद्विकास हुआ, उसके साथ में ही जो पादप है वो जल से निकल करके स्थल पर आए। तो स्थल पर आने वाले ये प्रथम जो पादप थे वो ब्रायोफाइटा कहलाए। जैसे आपने एनिमल किंगडम में देखा होगा कि पीसीज मत्स्य वर्ग पानी में रहती है। फिर जो सर्वप्रथम जो जल स्थल पर आए वो क्या है? एम्फीबियंस। क्या है? उभयचारी। लेकिन उभयचारी को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की भी आवश्यकता होती है। वो वाटर में जा करके लैंगिक जनन करता है, वहाँ पर अंडे देता है, तो इसलिए उन्हें उभयचारी कहा। उसी प्रकार से अपने जो ये ब्रायोफाइटा है वो स्थल पर पाए जाते हैं, लेकिन लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इन्हें जल की भी आवश्यकता होती है। इस कारण से जो ब्रायोफाइटा है उसको पादप जगत के उभयचर क्या कहा जाता है? पादप जगत के उभयचर, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। यह भी नॉन वेस्कुलर प्लांट है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है। संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक इनमें नहीं पाए जाते हैं। जहाँ और उगते कहाँ पर है? जहाँ पर नमी और छाया पाई जाती है वहाँ पर ये वृद्धि करते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो भी थैलस है। पादप शरीर को जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं कर सकते हैं। अब जो प्रत्येक पादप है उसके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती है। एक अवस्था गैमेटोफाइट कहलाती है और दूसरा स्पोरोफाइट जनरेशन कहलाती है। गैमेटोफाइटिक जनरेशन युग्मकोद्भिद पीढ़ी, दूसरी स्पोरोफिटिक जनरेशन बीजाणुद्भिद पीढ़ी। तो इनके जीवन चक्र में जो मुख्य पीढ़ी होती है, यानी कि जो प्रकृति में आपको देखने को मिलेगी, वो जो ज़्यादातर समय तक एग्जिस्ट करती है वो गैमेटोफिटिक पीढ़ी होती है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको ये युग्मकोद्भिद पादप शरीर ही दिखाया गया है। तो ये इसके जीवन चक्र की मुख्य पीढ़ी होती है, डोमिनेंट फेज होती है। सेक्स ऑर्गन्स, लैंगिक जननांग मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और जैकेट युक्त होते हैं। और
निषेचन के बाद में जब लैंगिक जनन होता है तो निषेचन होता है, और निषेचन के बाद में जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। तो इनमें युग्मनज का निर्माण होगा, लेकिन दूसरे जो उच्च वर्गीय पादप है उसमें हम देखेंगे कि जाइगोट कुछ समय तक रेस्टिंग स्टेज में रहता है, विश्रामी अवस्था में रहता है, और उसके बाद में वह आगे डिवीजन करके एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण करता है। लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर जो जाइगोट निर्मित होगा वो रेस्टिंग स्टेज में नहीं रहेगा। जैसे ही जाइगोट बनेगा उसमें सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन स्टार्ट हो जाएंगे, और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स के कुछ मुख्य एग्जाम्पल है रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस, स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम, पोरेला आदि। धन्यवाद।